चलिए वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं समझते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स अगर वेक्टर्स टू और मोर देन टू वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, दैट्स इट। फटाफट कर लो क्योंकि कुछ हमें एस्केप नहीं करना, कंप्लीट कर लो। क्योंकि इफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स, फटाफट कर लीजिए और कहीं कोई म्यूट नहीं है, म्यूट कर लें। इफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स, if two or more than two vectors lies in a plane, lies in a plane, then they are called coplanar vectors. Then they are called coplanar vectors. Coplanar vectors. Done guys? Yes sir. इसका डायग्राम नहीं बना है, इसका डायग्राम तो है ना, इसलिए मार्कर बोर्ड है। यहाँ पर मैं कितने भी वेक्टर बना दूं सब कोप्लेनर है। मार्कर बोर्ड अपने आप में एक बड़ा सा प्लेन है, इस प्लेन में जितने भी वेक्टर होंगे सब कोप्लेनर होंगे। आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे, कॉपी का पेपर भी एक प्लेन ही है, उस प्लेन में जितने भी वेक्टर आप बनाएंगे सब कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट लास्ट लिख लें, देखिए को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स फटाफट लिख लें, को इनिशियल वेक्टर्स। तो जैसा नाम कुछ वैसी डेफिनेशन। लिख लीजिए। हाँ गाइस लिखना स्टार्ट कर दें क्या? यस सर। Yes sir. पीछे रह गए, 1 सेकेंड, कुछ बच्चे ओके। हाँ एंड करते हैं इसका भी। तो the vectors which starts from a common point. Sir. The vectors, yes, which starts, सर वो सर आपने अभी तक यही कराया, इससे पहले आपने कुछ नहीं कराया क्या सर? हाँ कल हमने यहाँ पर एंड किया था, आज 9 और 10। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी सा काम ही किया है अभी। तो इम्पोर्टेंट काम तो आप करेंगे। इनिशियल वेक्टर्स में क्या लिखा? वेक्टर्स, the vectors which starts from a common point are called co-initial vectors, are called co-initial vectors। इसका डायग्राम आप बनाना चाहें तो बना लें। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए, सर एक बार रिपीट करो ना। को-इनिशियल। सर यस बोलिए बोलिए। सर एक बार कोप्लेनियर वेक्टर एक बार वापस से बताओ ना सर। कोप्लेनर वेक्टर, टू और मोर देन टू वेक्टर लाइज इन अ प्लेन। दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो वो सभी क्या होते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। तो अभी तक तो लेट ये ओ पॉइंट में लिख देता हूँ ना, ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ए वेक्टर बी वेक्टर म्यूचुअली कैसे हैं? को इनिशियल वेक्टर। चलिए सर। यस गाइस। सर एक बार 10th वाले की एक बार वापस डिफाइन बताओ ना। ओके कोई दिक्कत नहीं। को इनिशियल वेक्टर है ना, द वेक्टर्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। तो हमने ए वेक्टर बी वेक्टर डायग्राम में दिखाया है और वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? एक कॉमन पॉइंट ओ से।
दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। जरूरी नहीं है दो हो, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते, तो मैंने मिनिमम दिखाए 2 वेक्टर्स। ओके, तो 10th हो गया। आप चाहें तो एक होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, लास्ट लिख ही लें, है ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि जब अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं तो कुछ वर्ड्स हमें मिल जाते हैं, वो वर्ड्स हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, तो टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, इंफॉर्मेशन लास्ट एक और ले, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। किसी को पता है अभी क्या होते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स? तो आपको बताया तो है बट नाम नहीं बताया। आपको बताया था आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप, के कैप, दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आई कैप, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अलोंग होता है जे कैप यूनिट वेक्टर, और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग होता है के कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है, और एक और बात कल आपको बता भी रहे थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक बार वापस चेक कर लें, मार्कर के पॉइंटर से आपको बताया था एक्स एक्सिस की डायरेक्शन राइट साइड में होती है, अगर यहाँ पर वाई एक्सिस की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना है? सबको क्लियर है एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90। एक बात ठीक है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, जेड एक्सिस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, आपकी तरफ है ना। तो मार्कर बोर्ड पर तो आप बस 2 ही एक्सिस दिखा सकते, तीसरी एक्सिस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आपकी तरफ है, तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। फाइनली जेड एक्सिस परपेंडिकुलरली अपवर्ड है, सॉरी कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस परपेंडिकुलरली अपवर्ड है, जेड एक्सिस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, तो जेड एक्सिस वाई एक्सिस इन दोनों के बीच में एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। एक बार अब एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है के कैप। तो ये सभी आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सभी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है, लिखिए 2 और 3, 2 और 3, इफ लगा देना, इफ 2 और 3, if 2 or 3 unit vectors, if 2 or 3 unit vectors are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, then they are called orthogonal unit vectors, then they are called orthogonal unit vectors। तो दो बातें हैं इसमें, वेक्टर्स कैसे हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं, और म्यूचुअली कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। उस केस में वो हो जाते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो आप जरूर ये डायग्राम अटैच कर दें, है ना, यहाँ बनाना है आपको ये डायग्राम। चलिए काम कीजिए जब तक मैं नेक्स्ट हेडिंग लिखता हूँ। सर यस बोलिए। सर को इनिशियल वेक्टर्स की सर डिपेंडेंसी सर मैग्नीट्यूड से नहीं होती? नहीं, मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है को इनिशियल वेक्टर, स्टार्टिंग पॉइंट का रोल, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, कॉमन है, सेम है, मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है, इधर डायरेक्शन का भी कोई रोल नहीं है ना। जैसे
ये दोनों वेक्टर भी कैसे हैं, को इनिशियल वेक्टर, लेट वेक्टर p है और लेट वेक्टर p, ये को इनिशियल वेक्टर है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इसलिए तो ना तो मैग्नीट्यूड का रोल है। अगर p वेक्टर की लेंथ को मैं थोड़ा छोटा कर दूं, अभी भी p वेक्टर q वेक्टर को इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट का ही इम्पोर्टेंस। तो ये जो वेक्टर्स के हमने इतने सारे टाइप्स पढ़े हैं, है ना, इनके नाम ही एटलीस्ट याद हो जाए तो समझ लो काम हो जाए, क्योंकि इनके नाम कुछ ऐसे हैं, ये बता देते हैं, नाम ही हमें इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि अंदर क्या होगा। तो 11 नेम लर्न हो जाए वो भी अच्छी बात है ना, 11 नेम लर्न हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आज का काम हम करते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। जल्दी कीजिए, डायग्राम पहले वो बना लेना, लास्ट 11th वाला है ना। गाइस कर दूं इरेज। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा Yes, sir. मैग्नीट्यूड, यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। चलिए तो मोस्ट ऑफ यस बोल रहे हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का डायग्राम आप जरूर बना देना। मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। तो मुझे बताओ, अब ये बिल्कुल सेपरेट हेडिंग हो गया है ना, हमारे टाइप्स कंप्लीट हो गए वेक्टर्स के। उन टाइप्स में, टाइप्स ऑफ वेक्टर में ये पढ़ा था क्या, पता नहीं कौन से नंबर पे होगा, Yes, sir. बट जरूर यस सर। Yes, sir. सेकंड नंबर पे था। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सेकंड थर्ड जो भी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट पर जाता है तो पोजीशन वेक्टर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो एक डायग्राम इसके साथ में बना रहा हूँ, राइट साइड में आप लोग भी बना ले, बिल्कुल राइट साइड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो अभी हम 2D में ही डिस्कशन को ना करने वाले हैं, 2D एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, लेट कोई पॉइंट, कोई पार्टिकल पहले ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट, कोई पार्टिकल ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, क्या है, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है लेट 5, वाई कोऑर्डिनेट है लेट 2, 5 2 सब मीटर में है, 5 मीटर 2 मीटर। हो गया गाइस, चलिए ये यस सर। Yes, sir. 5 कॉमा मैंने 3 कर दिया, 5,3 एक्स एक्सिस। तो ये ओरिजिनल में लगे भी 5,3 है, एक्स डायरेक्शन में कितना 5 और वाई डायरेक्शन में कितना 3। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे सामने, एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस, वाई डायरेक्शन का वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, अब कोई पार्टिकल ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट करता है और किसी बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, फाइनली कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ, दैट दिस इज द पॉइंट बी, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 17,8, 17,8। गाइस कहीं दिख रहा है वीडियो, कौन रह गया पीछे? यस सर। यस सर दिख रहा है। ओके डन, थैंक यू। तो एक्स एक्सिस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मीटर, सब कुछ किसमें है, लेट डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर या मीटर में होता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए ये मैंने, तो पहले मैं डायग्राम को समझाऊंगा और राइट साइड में सभी को डायग्राम नीट एंड क्लियर बनाना है, फिर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक फॉर्मूला फिर आपको याद भी रखना होगा। गाइस हो गया यहाँ तक, Yes, sir. Yes, sir. है ना?
ये जो 5 और 3 लिखा है ना, इसी के पास में ब्रैकेट में ऊपर लिख दें x1, y1, x1, y1, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x2, y2। एक जनरल फॉर्मूला भी हम देखेंगे, इसलिए x1, y1 ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x2, y2 बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। x1 की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने 5, 3 बता दी, x2 की वैल्यू 17, y2 की 8। चलिए अब ए और बी को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, वो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए और बी पॉइंट को कनेक्ट करने वाली ये स्ट्रेट लाइन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डी वेक्टर। अप्लाई कर दें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डन गाइस, यहाँ तक हो गया? यस सर। ओके, अब एक वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ करें, एक वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ करें, बिल्कुल वर्टिकल। ये दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पर और बी पॉइंट से भी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। इतना हो जाए, उसके बाद ए पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ए पॉइंट से ये हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, आपको एक 90 डिग्री एंगल मिलेगा इस पॉइंट पर। लेट दिस इज पॉइंट सी, मान लेते हैं सी पॉइंट। अब आप ए से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, ए से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, जबकि हमें क्या पता है, ये डिस्टेंस है x2 और ये डिस्टेंस है x1। थोड़ा ध्यान दें, ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x1, दिखाई दे रहा है जनरल। फॉर एग्जांपल मैंने 5, 3 भी बताया है, 17, 8 भी बताया। तो जनरली हम क्या कहते हैं, x1, y1, जनरली हम क्या कहते हैं, x2, y। तो ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है, बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2। तो ए से सी तक का सेपरेशन कितना होगा, x2 माइनस -h1। बिल्कुल ठीक है, x2 माइनस x1 लिखें, x2 माइनस x1 डायग्राम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है x, x2 क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, x1 क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और AC क्या है, x2 और x1 का सेपरेशन। चलिए अब मुझे बताइए, B पॉइंट की x एक्सिस से हाइट कितनी है, B पॉइंट की x एक्सिस से हाइट y2। y2, जनरली सिंबल y2, ठीक है। और C पॉइंट की हाइट कितनी होगी, कोई बता सकता है? C पॉइंट की x एक्सिस से हाइट कितनी है, y1। तो आप देखें, जितनी A पॉइंट, बिल्कुल सही है, जितनी A पॉइंट की हाइट है उतनी ही C की है, क्योंकि A से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, तब हमको मिला था C। तो A पॉइंट के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में होता है y। तो A पॉइंट की हाइट है y1, B पॉइंट की हाइट है y2। अब A की अगर y1 है तो C की भी क्या है, y1 की, y1, ठीक है। अब आप बता सकते हैं ना BC, सेपरेशन BC कितना होगा, सब बता सकते हैं, y2 माइनस सेपरेशन y1। BC कितना होगा, है ना। तो सभी अपने डायग्राम में भी लिखेंगे y2 माइनस y1, दैट्स इट, y2 माइनस y1। ओके, तो हमारा हेडिंग है मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होती है, कल हम यही बात कर रहे थे, किसी भी वेक्टर की लेंथ ही उसका मैग्नीट्यूड होती है। तो ए बी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा साइड ए बी, होगा ना।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर Yes, का sir. मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए से बी तक की लेंथ, स्ट्रेट डिस्टेंस, स्ट्रेट लेंथ। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AB क्या होगा? तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB मुझे दिख रहा है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इन अंडर रूट, है ना? तो Yes, डायग्राम sir. के नीचे आप लिख सकते हो, डायग्राम के नीचे आप लिख सकते हो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्मॉल d सुपर वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड होगी साइड AB, लेंथ ऑफ साइड AB। और पाइथागोरस थ्योरम से हमें राइट एंगल ट्राइंगल में दिख रहा है AB क्या है, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट स्टेप में आपको आंसर मिलेगा, लास्ट रिजल्ट मिलेगा। AC क्या है? तो साफ साफ दिख रहा है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, होल स्क्वायर। गाइस पाइथागोरस थ्योरम ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाइपोटेनियस है ना AB? Yes, sir. ठीक है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इन अंडर। तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें AC हाइपोटेनियस, तो और वही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये पूरा है ना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, BC के प्लेस पर y1 माइनस y2 और ये होल स्क्वायर। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूजफुल फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जानबूझकर मैंने यहाँ पर कुछ नंबर भी लिखवाए ताकि मैं थ्योरेटिकल फॉर्मूला बताने के बाद आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूं। कि कोई पार्टिकल है, वो एक प्लेन में मोशन कर रहा है, इनिशियली वो A पॉइंट पर था जिसके कोऑर्डिनेट 5,3 है, फाइनली वो B पॉइंट पर पहुंच गया जिसके कोऑर्डिनेट 17,8 है। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट? इक्वेशन सॉल्व करके बता दें। और जानबूझकर डेटा मैंने कुछ ऐसा दिया है, आप इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे। गाइस फॉर्मूले तक 13 आ रहा है सर, नाम सभी का 13 आ रहा है बिल्कुल सर। सही, बिल्कुल सही। तो सॉल्व करके बता दें, है ना? यहाँ AB का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5 है x1 की वैल्यू, 3 है y1 की वैल्यू, 17 है x2 की वैल्यू, 8 है y2 की वैल्यू। आपको मैग्नीट्यूड बताना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी टॉपिक में मैंने एक क्वेश्चन भी अटैच कर रखा है, उसको सॉल्व करना है, फॉर्मूले को यूज लेना है और मुझे बताना है मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। नाउ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया ना 13? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस, बिल्कुल ठीक है, 8 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो 17 माइनस 5 12 होल स्क्वायर, 5 होल स्क्वायर प्लस 25, तो 169 का होल क्यूब, ठीक है ना? 169 का क्यूब रूट, सॉरी स्क्वायर रूट, 13 मीटर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन बच्चों के नेटवर्क इशू आता है। बाकी वीडियो ठीक चल रहा है सभी के? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने कोप्लेनर वेक्टर्स पढ़े, देन आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बताए, एक और बताया था, है ना? Co-initial एक और vectors. वेक्टर, Co-initial vector. यस बिल्कुल सही, को इनिशियल वेक्टर।
उसके बाद में हमने एक टॉपिक लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आपको ये जो स्टार लिखे हुए हैं ना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। आपको न्यूमेरिकल्स में कभी कभी कोऑर्डिनेट दे देते हैं x1 y1 x2 y2। x1 y1 मतलब कुछ वैल्यू दे देंगे, कुछ वैल्यू। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना पड़ सकता है इस फॉर्मूले से, ठीक है। ओके, अब एक बात एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि पोजीशन वेक्टर को लिखते कैसे हैं। जैसे ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं वो देख लो। तो लेट r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो इसको ऐसा लिखा जाता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ध्यान दें, ए पॉइंट का x1 कोऑर्डिनेट y1 कोऑर्डिनेट, तो ये होता है ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं ओ ए वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। ओ ए वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर इक्वल टू व्हाट, x1 i कैप y1 j कैप। अब यहाँ पर ध्यान दें, x1 क्या है, x1 क्या है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड है ये। और आई कैप क्या दे देता है इसको, डायरेक्शन। y1 क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में ए पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है y1। और j कैप क्या दे देता है इसको, डायरेक्शन। आई कैप j कैप k कैप के मैग्नीट्यूड कितने होते हैं, 1 है ना। आई कैप j कैप k कैप इनके मैग्नीट्यूड होते हैं 1। इसलिए x1 को i कैप से प्रोडक्ट कर दिया तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, है ना। x1 की वैल्यू अगर 5 है तो उसका मैग्नीट्यूड अभी भी 5 है, क्योंकि i कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। और y कैप सॉरी y1 j कैप, तो y1 है वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन y1। और j कैप दे देता है इसको डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में j कैप यूनिट वेक्टर। अब मुझे बताइए, जैसे OB वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा B तक, और उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ R2 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली इक्वेशन में, तो बिल्कुल सिंपली x2 i कैप प्लस y2 j कैप, है ना। x2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, y2 का भी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और ये हो जाता है वेक्टर नोटेशन। अगर मैं आपसे कहूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे, बता सकता है कोई। मैग्नीट्यूड तो ये रहा, देख रहे हो ना, मॉड है, मॉड लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर मॉड लगा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे, x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप। तो देखना पड़ता है बस, एक बार अगर आपने देख लिया तो ये सिंपल से तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन के, है ना। तो देखिए x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और ये आई कैप हो गया वेक्टर, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ये, और j कैप से प्रोडक्ट करती है, अब ये वेक्टर हो गया पूरा। तो दिस इज दी वेक्टर, दिस इज दी वेक्टर। अगर इस फॉर्म में आपको कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दे और आपसे मैग्नीट्यूड पूछे, फॉर्मूला आपके सामने है, देखो दिख रहा है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, हो गया काम। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें और बता दी मैंने कि पोजीशन वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी वेक्टर फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। वाई कैप का कोफिशिएंट क्या होता है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो ये कुछ बातें हो गई। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, रिजोल्यूशन ऑफ अ टू डायमेंशनल वेक्टर, resolution of a two-dimensional vector।
ओके, इसमें भी एक डायग्राम है। 2 डायमेंशनल वेक्टर रिजोल्यूशन क्या होता है वो हम देखें। रिजॉल्व करना मतलब डिवाइड करना, ठीक है। ओके, इतना बना लें। हो गया सर। तो वेक्टर ओ से स्टार्ट हो रहा है, कौन? वेक्टर ए पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है और उसका हेड है एट पॉइंट पी। पॉइंट पी से हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको आप थोड़ा IMP अप्लाई कर सकते हैं, यूज आएगा इस चैप्टर में भी और इस टॉपिक की नॉलेज आगे चैप्टर्स में भी काम आती रहेगी। सी पॉइंट लेट क्यू दे देते हैं, वो क्यू ठीक रहेगी। एक वेक्टर है, वेक्टर ए, OP से O से P तक। चलिए, तो अब इस 2 डायमेंशनल वेक्टर को हमें कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, इसको रिजॉल्व करना है, डिवाइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। राइट साइड में डायग्राम हो गया होगा, यहाँ से कुछ लैंग्वेज, कुछ लाइंस लिखनी है आपको। लिखिए सर कंसीडर अ 2 डायमेंशनल वेक्टर। सर यस बोलिए। यस सर मेरे यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर, कल भी आ रही थी सर। यस, मैं शायद आपके फादर से बात करूंगा, पहले भी हुई थी, मैं बात कर लूंगा। थोड़ा नेटवर्क का कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। यस आप सर। भी परेशान होगे नहीं। यस सर, मेरे को भी हो रही है। हो जाता है अगर नेटवर्क। यस सर, मेरे को भी हो रही है। ये कौन है सेकंड? बाकी लोग बताएं, मेरे यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं है ना? नो नो सर। सर। जिनके घर पर नेटवर्क ठीक है वहां अगर ठीक आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से प्रॉब्लम नहीं। ओके गाइस, फटाफट लिखिए, ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे आज। क्या लिखना है? कंसीडर अ 2 डायमेंशनल वेक्टर A, कैपिटल A। कंसीडर अ 2 डायमेंशनल वेक्टर A, वेक्टर A, which makes theta angle सर with, सर yes बोलिए। सर एक बार Yes. रिपीट करना प्लीज सर, Okay, रिपीट। फटाफट लिख लो। यस लिख लीजिए फटाफट। कंसीडर अ 2 डायमेंशनल वेक्टर A, which makes theta angle with, positive x direction as shown in figure, which makes theta angle with positive x direction as shown in figure, ओके। यहां तक सबने लिख लिया? यस सर। सर यस सर। तो ये जो डायग्राम आपको अभी दिख रहा है, इस डायग्राम को देखकर मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू क्या होगा? किसी भी वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ओपी। बताइए क्या लिखो? बिल्कुल ठीक। ओ से पी तक की लेंथ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। काम आएगी आगे
पहले से बता दूं, ठीक है ना। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल और है, अभी ये कुछ लिखना नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले बता रहा हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल है OPQ, वेयर राइट एंगल एट पॉइंट Q, ठीक है। तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, है ना, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूस, और जो बचा वो बेस, ये आपको पता है। ट्राइंगल OPQ में अगर आप थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज लें तो मुझे बताइए, इन ट्राइंगल OPQ साइन थीटा इज व्हाट? साइन थीटा आप पढ़ते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऐसा होता है क्या? परपेंडिकुलर। Yes, यस सर। sir. Yes, sir. दैट मींस PQ अपॉन OP, OP. Yes, sir. है ना। तो साइन थीटा हो गया PQ अपॉन OP। दैट मींस PQ इक्वल टू क्या हुआ? OP OP sin theta. साइन थीटा। दैट मींस PQ इक्वल टू हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इनटू साइन थीटा। अब मुझे बताओ PQ हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? सॉरी, वर्टिकल है। हाँ बिल्कुल ठीक है, Vertical. बिल्कुल ठीक है। PQ एग्जैक्टली वर्टिकल है, एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री है। तो Yes, PQ sir. क्या होता है? PQ होता है वेक्टर A का y डायरेक्शन में कंपोनेंट, वेक्टर A का y डायरेक्शन में कंपोनेंट। इट इज कॉल्ड y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। एक बार सेम ट्राइंगल में अगर मैं आपसे पूछूं cos थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे बेस OQ अपॉन upon हाइपोटेन्यूज। हाँ, और बेस क्या है? OQ, OQ. है ना, और OQ अपॉन OP. OP, ठीक है। अब इन दोनों को देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट करें तो OQ इक्वल टू आपको मिलेगा OP Cos theta. एक बात, OQ इक्वल टू मिलेगा OP। अब वही बात, OP क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर A cos थीटा। अब ये जो OQ है, ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? तो डायग्राम Horizontal. को देखकर साफ साफ पता लग रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल है। OQ हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब ये हो जाएगा Direction. AX वेक्टर A का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट AX, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A cos थीटा। तो बस वेक्टर A 2 डायमेंशनल वेक्टर है, इसलिए इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब ये भी जो निकाला, एक वर्टिकल डायरेक्शन में y डायरेक्शन के अंदर, ये जो, ठीक है। और फिर इनको हम इक्वेशन देकर आगे एक और फॉर्मूला पता लगाएंगे डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड। तो हमने कहां तक लिख लिया, अब लिखिए आगे इसके बाद, देखिए इन सर कहाँ पे लिखना है? बस एक जो आपने फुल स्टॉप लगाया था ना, यस सर। विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऐसा कुछ लिखवाया था आपको। Yes, उसके sir. बाद नई लाइन से लिखना है, उसके बाद बिल्कुल फ्रेश लाइन से लिखना है। लिखिए इन ट्राइंगल OPQ, ट्राइंगल वर्ड कभी नहीं लिखते, सिंबल बनाते हैं ना। इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ पहले यहां से लिखना है। अब ये इन ट्राइंगल OPQ क्या, cos थीटा इक्वल टू, ये B और H कुछ नहीं लिखते, cos थीटा इक्वल टू OQ अपॉन OP। हो गया ये स्टेप। बस क्रॉस प्रोडक्ट, Yes, क्रॉस sir. मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप। और आपको इसलिए मैंने पहले डिस्कशन कर लिया था कि OP क्या है, तो O से लेकर P तक वेक्टर A है और OP लेंथ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो चेंज कर दिया OP के प्लेस पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। अब बिकॉज OQ प्योरली हॉरिजॉन्टल है, ये O से Q तक की लेंथ हॉरिजॉन्टल लेंथ है, इसका मतलब OQ क्या है, वेक्टर 2 डायमेंशनल वेक्टर A का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, X डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो इस OQ को हम AX लिख देते हैं। हाँ बोलिए सर, कुछ लैंग्वेज तो नहीं लिखनी सर इन दो स्टेप के बीच में सर, AX के बीच? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, इन ट्राइंगल OPQ इतना लिखना है। और बाकी तो हम लिख चुके कि A वेक्टर है और एंगल कितना बना रहा है, थीटा, और कहां से, पॉजिटिव X डायरेक्शन से है ये थीटा एंगल, इतना जरूर बताना। यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने, और फर्स्ट सेकंड यहाँ पर इसको एक इक्वेशन नंबर दे दें,
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक हो जाए तो बता देना, इक्वेशन नंबर 1 तक हो गया Yes, सर। sir. हो गया सर। तो बिल्कुल पैरेलल पैरेलल सभी ने कर लिया, ठीक है। नाउ अगेन इन ट्राइंगल OPQ साइन थीटा इक्वल टू सेम ट्राइंगल OPQ में अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन क्या होगा, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ अगेन इन ट्राइंगल OPQ साइन थीटा इक्वल टू, और फिर ये 4 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं और कहां तक पहुंचना है, इक्वेशन नंबर 2 तक पहुंचना है, इक्वेशन 2 तक। तो PQ वर्टिकल है, और वर्टिकल है इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट ही है, y डायरेक्शन का कंपोनेंट। सबस्क्रिप्ट में छोटा सा y हम लिख देते हैं ay। तो एक दो बच्चों के इवनिंग में नेटवर्क इशू आता रहता है। हो गया सर। Yes, sir. मनन, अच्छा मनन आज ज्वाइन कर ली क्या आप? यस मनन सर। आवाज आ रही है? यस सर। और आपके नेटवर्क कैसा आ रहा है उधर? सर अच्छा नहीं आ रहा, पुअर ही आ रहा है। शुरू से लेकर अभी तक या बीच बीच में कुछ ठीक हो जाता है? नहीं सर, बीच बीच में कट हो रहा है। कुछ बाकी आपको समझ में तो आ रहा है क्या चल रहा है, क्योंकि बड़ा है ना, बहुत स्पीड से नहीं चल रहा। यस सर, समझ में आ रहा है। तो कहाँ तक पहुंच गए थे? यहाँ तक आपने कर लिया है ना इक्वेशन। ओके, यस सर। अब आगे की बात, 2 फॉर्मूलाज और आएंगे। फर्स्ट और सेकंड तो आ गए, अब 2 फॉर्मूलाज और आएंगे। लिखिए, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 2 के बाद लिखिए ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अपने अपने डायग्राम में O से लेकर Q तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस AX लिख दें, डायग्राम में भी एक काम कर लें। और वर्टिकल लेंथ, वर्टिकल हाइट कुछ भी कहें इसको, P की हाइट कितनी है एक्स एक्सिस से, वो है AY। हमने OQ को AX लिखा भी था और PQ को AY भी लिखा था, ठीक है। अभी आपने लिखा ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ A Sir, sin स्क्वायर थीटा। यस बोलिए। sir ये किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करवाइए ना। भाई देख लीजिए, ये हॉर्न की आवाजें आ रही थी मुझे, प्लीज म्यूट कर ले, थैंक यू। तो भाई आप अपने आप ध्यान रख लिया करो, माइक अनम्यूट कब कर रहा है, जब कुछ क्वेश्चन पूछना है, डाउट पूछना, या मैं कुछ पूछूं तो आपको रिप्लाई करना है। तो भाई देखिए नेक्स्ट स्टेप, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, सही ना। LHS को LHS में ऐड किया, RHS को RHS से ऐड किया, ट्रू। यस सर। यहाँ तक सही चल रहा है, ओके। दोनों टर्म्स में से RHS की 2 टर्म्स हैं, उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लें। कॉमन आ रहा है और वो क्या आ रहा है, सही ठीक बात है, यही आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A होल स्क्वायर। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज आने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, करते हैं ना 1। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप
ax square plus ay square equal to magnitude of vector a whole square into 1। तो ये 1 किसके प्लेस पर है आप सभी को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं क्या, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। यस सर। तो दो काम किए, LHS को RHS में, RHS को LHS में पहुंचा दिया और अंडर रूट कर दिया। यहाँ पर तो होल स्क्वायर था तो अंडर रूट करेंगे तो होल स्क्वायर कैंसिल और इस पूरे पर आ जाएगा अंडर रूट। ओके, तो एक और फॉर्मूला काम का है बहुत। अगर आपको 2D वेक्टर गिवन हो, 2D वेक्टर लाइक ए वेक्टर आपको कह दिया 4i कैप प्लस 3j कैप। देखिएगा इस हाथों हाथ एग्जांपल देख लो, बात समझ में आती है। ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 5। कैसे? Yes sir, 5. इसमें आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो होता है ax। मुझे बताना Yes. पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में, फिर आपकी गाड़ी अपने आप चल जाएगी। जे कैप का जो कोफिशिएंट है वो 3 है और ये 3 क्या होता है, जे कैप का कोफिशिएंट 3 है तो ये 3 होता है ay। आई कैप का कोफिशिएंट 4 है तो ये 4 होगा ax। तो अगर ऐसा कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन मिल जाए और आपको फटाफट मैग्नीट्यूड पूछा हो तो इसमें से आपको पहले तो यूजफुल डेटा पिक करना होगा। 4 क्या है, ax है, 3 क्या है, ay। फिर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, फटाफट क्लिक करना चाहिए और फिर काम हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है ना। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 5 ही है ना, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। तो 4 फॉर्मूलाज में से 3 फॉर्मूलाज हो गए। एक बार टाइम देख लेते हैं, 5 मिनट्स मिलेंगे। यस, काम हो जाएगा हो कंप्लीट। जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 के बाद इसको याद रखना है, किसी भी 2 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब वो वेक्टर कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए क्या, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। on dividing equation 2 by equation 1। तो देखिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड दोगे, किसको किससे दे रहे हो, मैंने कुछ ऐसा लिखने के लिए कहा है आपको, है ना। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो 2 को डिवाइड देना है इक्वेशन 1 से, तो ठीक है। न्यूमरेटर में इक्वेशन 2 दिख रहा है और डिनोमिनेटर में इक्वेशन 1 दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो स्टेप कंप्लीट हो जाए तो आप देखिए RHS में मैग्नीट्यूड कैंसिल हो रहा है ए वेक्टर का, और साइन अपॉन कॉस आप लोग जानते होंगे शायद, सभी Tan जानते हैं, थीटा। ठीक है। तो बिल्कुल पुट कीजिए साइन अपॉन कॉस के प्लेस पर tan, और जो कैंसिल होना था मैंने कैंसिल कर दिया। तो अब एक और रिजल्ट आपके सामने आने वाला है कि थीटा क्या होगा। तो एक सिंबल कुछ बच्चों ने शायद देखा होगा, कुछ के लिए नया होगा, कि अगर आपको कह दें tan थीटा इक्वल टू वैल्यू है कुछ x, tan थीटा की वैल्यू x है, x कुछ भी हो सकता है, तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो ये सिंबल शायद किसी ने देखा हो, किसी ने नहीं देखा हो, tan इनवर्स। जैसे आपसे यस पूछें, सर। जैसे आपसे पूछें tan इनवर्स 1
इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो मुझे तो 1 पता है, upon 10. आप बताइए। इसकी 45 वैल्यू होगी 45 डिग्री। 45 डिग्री बोलना पड़ेगा, डिग्री है ना, 45 पर रुकते नहीं। 45 के आगे कोई सेंटीमीटर, मीटर, रेडियन, किलोमीटर लगा दीजिए। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। यहाँ देखो ना, tan थीटा इक्वल टू x कहा, तो थीटा इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स x। तो इस tan इनवर्स x की वैल्यू कुछ एंगल होगी, कुछ एंगल होगी, और एंगल यहाँ 45। जैसे एक और एग्जांपल, tan इनवर्स, चलिए बताइए इंफिनिटी कितना होगा? जीरो। फटाफट बताना चाहिए था आपको, फटाफट बताना चाहिए था। 90 डिग्री। 90। मैंने बचपन में यही पढ़ा था कि tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी होती है। tan 90 डिग्री की वैल्यू इंफिनिटी अगर होती है तो इसका उल्टा होता है ये जो आज बता रहा हूँ, tan इनवर्स इंफिनिटी 90 डिग्री। हाँ, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें है tan थीटा इक्वल टू ay बाय ax, ऐसे भी रीड कर सकते हैं इसको, tan थीटा इक्वल टू ay बाय ax। तो थीटा क्या होगा? बस ये लास्ट टॉपिक होगा आज का, लास्ट फॉर्मूला होगा। थीटा इक्वल टू आपको ऐसा लिखना होगा, कैसा लिखना होगा? tan इनवर्स ay अपॉन ax। जब इन फॉर्मूलाज का यूज आएगा, जब एप्लीकेशन होगा, तब आपको इनका इंपॉर्टेंस और समझ में आएगा। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं कि रेनफॉल हो रहा है ना, रेन गिर रही है, और आप अपनी टू व्हीलर पर अम्ब्रेला लेकर जा रहे हैं, तो आपको अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखना चाहिए वर्टिकल से, वो एंगल हम पता लगाते हैं कि रेन किस स्पीड से डाउनफॉल कर रही है, आपकी व्हीकल की स्पीड क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो रेन किस मैग्नीट्यूड से डाउनवर्ड आ रही है, आपके व्हीकल की स्पीड क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना होगा रेन ड्रॉप से बचने के लिए। तो इनके एप्लीकेशंस हम देखेंगे आगे। तो ये तो थियोरेटिकल था कंप्लीटली। तो हमने क्या किया, आज हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता लगाया, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और उसी में मैंने एक न्यूमेरिकल भी अटैच कर दिया था ताकि आपको हाथों पता लग जाए कैसे यूज लेते हैं। 2 डायमेंशनल वेक्टर को रिजॉल्व किया, x कंपोनेंट y कंपोनेंट आपने निकाले, मैग्नीट्यूड पता किया है ना, बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2 ऐसे, और डिवाइड करके हमने डायरेक्शन पता लगा ली किसकी, उस 2 डायमेंशनल वेक्टर की, कहां से? x एक्सेस से। तो थीटा हम पता लगा सकते हैं। तो गाइस आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास की टाइमिंग के लिए व्हाट्सएप पर ही काम चलेगा, व्हाट्सएप पर ही चैटिंग चलेगी। एक मल्लिका बाहेती, आप भी थोड़ी बात कर लेना, आपके फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन छूटा हुआ है, ठीक है? ओके गाइस, तो आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड नाइट। सर थैंक यू सर। सर Thank you, sir. ओके सर यस, कोई कुछ कह रहा है, बोलिए। सर वो कल की क्लास की वीडियो और आज की क्लास की वीडियो सब भेज देना सर व्हाट्सएप पर। ओके, कल तो मैंने सेंड कर दी थी आपको, आज की भी सेंड करता हूँ। ओके सर।